हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज मैं जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें कि आपका जीएस वाला जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, ये एसआई और कनिक्साई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। ये हुआ आपका चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख कर जाइएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। तो ये है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। तो ये की गई थी आपकी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ये शुरू की गई थी। ठीक है, लागू की गई थी मतलब। अगला है हमारा, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था आपका क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है। अगला है, अंतिम सरकार वर्ष 1946 में राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले सदस्य हैं। इसका है आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये सदस्य थे उसके। अगला है आपका, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया। ये किया गया आपका BN राव द्वारा। अगला है आपका, भारत की संविधान सभा के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। ये अपनाया गया था आपका 22 जुलाई 1947 को। अगला है आपका, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो ये थे आपके सर BN राव। ठीक है। अगला है आपका, जनगण मन को भारत की राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था आपका 24 जनवरी 1950 में। अगला है आपका, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है आपका, संघ शक्ति समिति संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे कौन थे। ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है आपका, प्रांतीय संविधान समिति मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष भी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। अगला है आपका, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे आपके GV मावलंकर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज़ का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है आपका रूस के संविधान से। अगला है आपका, भारत में न्यायिक पुनराविलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। ये ली गई है आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला है आपका, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान ग्रहण से की गई है। ठीक है। तो ये की गई है आपके जर्मनी के विमर्श संविधान से यह ग्रहण किया गया है, यानी कि लिया गया है। ठीक है। अगला है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो यह है आपका रूस। अगला है, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया किससे लिया गया है। तो ये लिया गया है आपका ब्रिटेन से।
अगला है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संबंधित है, तो ये जापान से संबंध है इसका। अगला देख लेते हैं। अगला है आपका निर्वाचन किस अनुच्छेद में है। यह है आपका 324 से लेकर 329 क तक इसका अनुच्छेद में उल्लेखित है निर्वाचन का, ठीक है। अगला है आपका संविधान का संशोधन है, ये है आपका 368 में। अगला है आपका भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो ये थी 8 थी उस समय, और वर्तमान में कितनी है अभी 12। अगला है आपका भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ये जोड़ा गया आपका प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 के तहत। अगला है आपका सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है, तो यह है आपका 7वीं अनुसूची में। अगला है आपका राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया, तो इसे सम्मिलित किया गया आपका 9वीं अनुसूची में। अगला है आपका, यहाँ से हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि भारत का भूगोल। तो कुछ क्वेश्चन मैंने भूगोल से भी रखे हुए हैं और कुछ आपके इन्वायरमेंट से भी आपके आएंगे इसमें, ठीक है। यानी कि जो हमारा एसआई है, कल पेपर जिसका है एसआई वाला, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, और कनिक सहायक के लिए भी, ठीक है। ये रिवीजन के तौर पर ये सीरीज चल रही है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। ये है आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला है आपका भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितना है, तो यह आपका 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933। अगला है आपका भारतीय भूभाग का विस्तार उत्तर दक्षिण, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि कहाँ से कहाँ का विस्तार है, ठीक है। ये पूर्व से पश्चिम है और ये उत्तर से दक्षिण है। कितना है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। यह है आपका उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला है आपका देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं, तो ये करती हैं आपके समय और अवस्थिति को निर्धारित करती हैं। अगला है आपका कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है आपकी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है वो हम देख लेते हैं। इसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक भी रखी है याद करने के लिए, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हैं। देख लेते हैं कितने राज्यों से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा। भारत के राज्य जिनके कर्क रेखा गुजरती है जिनसे, ठीक है। पहला है आपका गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड मध्य प्रदेश, चौथा है आपका छत्तीसगढ़, पांचवा है आपका झारखंड, छठा है आपका पश्चिम बंगाल, सातवां है आपका त्रिपुरा, आठवां है आपका मिजोरम, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक हम देख लेते हैं। मित्र पश्चिम गढ़खंड मध्य रात में राज करेंगे, तो इसमें हम देख लेते हैं जो शॉर्ट ट्रिक है। मित्र से हमारा हो जाएगा मिजोरम, मी हो जाएगा, ठीक है। मी से मिजोरम हो जाएगा, और त्र से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पश्चिम का हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गढ़ का हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। उसके बाद खंड का हो जाएगा आपका झारखंड। उसके बाद मध्य का हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद रात का हो जाएगा गुजरात, ठीक है। गुजरात ये है आपका, हमारे सबसे पहले नंबर पर हमारा गुजरात है, ठीक है। उसके बाद राज का हो जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक आप याद कर लेना। मित्र पश्चिम गढ़खंड मध्य रात में राज करेंगे, ठीक है। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। कितनी बार पूछ लिया जाता है कि इन 4 आपको दे देंगे और उसमें से एक अलग दे देंगे, पूछेंगे कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपको याद रखना। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक याद है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। आगे हम देख लेते हैं
अगला है हमारा, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो ये करता है आपका 23.5 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। ठीक है। अगला है आपका, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ये है आपका गौर माता, जो कि आपका गुजरात में स्थित है। अगला है आपका, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो ये है आपका किबुसु, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है आपका, यदि भारतीय मानक यामांतर पर माध्या है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय कितना होगा? तो ये होगा आपका 2:30 अपराह्न। ठीक है, 2:30 बजे। अगला है आपका, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये है आपका सोनभद्र, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अगला है आपका, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कन्फ्यूजन नहीं होना है, वो कर्क रेखा थी कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और ये है आपकी मानक रेखा। ठीक है, यानी कि समय रेखा, मानक समय रेखा जो निर्धारित करती है। तो ये हमारे 5 और वो कितने थे? 8। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं 5 कौन कौन से हैं इसमें जो मानक समय रेखा निर्धारित करती हैं। तो इसमें है आपका, पहला छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो शॉर्टकट ट्रिक है हमारी आओ छमहू। तो आ का हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, ओ का अर्थ हो जाएगा हमारा उड़ीसा, और छ का अर्थ हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़, और म का अर्थ हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऊ का अर्थ हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आओ छमहू, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा, हिमालय की प्रमुख श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम है। तो क्रम आपको लगाना है, उत्तर से दक्षिण पूछ लिया जाता है कितनी बार, ये एग्ज़ाम में आ भी गया है क्वेश्चन। तो हम इसमें देख लेते हैं, उत्तर से हमें दक्षिण की ओर लगाना है क्रम इनका। पहला आपका आएगा उत्तर से काराकोरम, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लद्दाख आएगा, लद्दाख के बाद आपका जास्कर आएगा, जास्कर के बाद आपका पीर पंजाल आएगा, पीर पंजाल के बाद आपका धौलाधर आएगा, धौलाधर के बाद शिवालिक आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताइए, तो आपका पहला यहाँ से आएगा, पहला आपका आएगा शिवालिक आएगा, उसके बाद धौलाधर आएगा अगर दक्षिण से पूछा जाएगा। ठीक है, पहला आपका शिवालिक आ जाएगा, उसके बाद धौलाधर आएगा, फिर पीर पंजाल आएगा, उसके बाद जास्कर आएगा, उसके बाद हमारा लद्दाख आएगा, लास्ट में हमारा काराकोरम आएगा। तो ये हमारी दक्षिण से उत्तर हो जाएगी, और अगर यहाँ से बढ़ेंगे तो यहाँ से हमारी उत्तर से दक्षिण हो जाएगी। कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को काटती हैं, तो ये छत्तीसगढ़ में काटती हैं, छत्तीसगढ़ को याद रखना। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो यह है आपकी 6100 किलोमीटर, सॉरी 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत किस जल द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो ये होता है आपका पाक जल डमरू मध्य से, ये आपको श्रीलंका से पृथक करता है इंडिया को, ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। अगला है आपका, भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में सीमा का निर्धारण कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 27 अप्रैल 1914, मैकमोहन रेखा, डेट याद कर लेना, 27 अप्रैल 1914। अगला है आपका, विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा का नाम क्या है? तो यह है आपका रेड क्लिफ रेखा, अध्यक्ष इसके सर सिरिल रेड क्लिफ थे। अगला है आपका, उच्च एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है, तो ये कहा जाता है काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। अगला है आपका, ग्रेट या महान चैनल किसके मध्य है? यह है आपका सुमात्रा
इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य में। अगला है आपका जलीय सीमा का विस्तार कितना है, तो यह है आपका 75,1606 किलोमीटर, यानी कि 7,516.6 किलोमीटर। अगला है आपका कुल साक्षरता कितना प्रतिशत है इंडिया का, 74.04%। अगला है आपका पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है, कितना प्रतिशत है, ये है आपका 10.7% पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है ये। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हैं आपके टोटल 18। अगला है आपका राज्य और केंद्र शासित मिला के हैं टोटल 18, ये आपको याद रखना है। आगे है आपका भारत का लिंगानुपात कितना है, ये है आपका 943 प्रति हज़ार पुरुषों पर। ठीक है, 9000 यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 943। ये ऐसे करके बनता है लिंगानुपात। अगला है आपका जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का, तो यह है आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एक वर्ग किलोमीटर में आपका 382 लोग रहते हैं। अगला है आपका शिशु लिंगानुपात कितना है, शिशु लिंगानुपात आपका 918 प्रति हज़ार पुरुषों पर है। आगे हम देख लेते हैं प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, यानी कि हिस्ट्री से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। हिस्ट्री से हम देख लेते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं, आहत सिक्के। और ये आपका कनिक सहायक में आया था, हाँ कनिक सहायक में या फॉरेस्ट गार्ड में, दोनों में आया था, 2022 के पेपर में आया था ये। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आहत सिक्के। आगे बढ़ते हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है, यह है आपका स्टुअर्ट पिगॉट का। अगला है आपका सर्वप्रथम भारत नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख से। आगे है हमारा ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था, तो इसको पढ़ा था आपका जेम्स प्रिंसेप। 1837 ईस्वी में इन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। अगला है आपका पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे, वैवस्वत मनु थे। अगला है आपका वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है, तो गुप्त वंश का आपका उल्लेख मिलता है आपका वायु पुराण में। आगे है आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है आपके मौर्य वंश की। अगला है आपका जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से संबंधित है, ऐसे प्राप्त होता है, तो ये होता है आपका कल्प सूत्र से। अगला मत्स्य पुराण में किस वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आपका आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। अगला है आपका विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है, ये आपका मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, अगला है आपका शुंग काल का जनक, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है, मनुस्मृति को। अगला है आपका स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है, ये कहा गया आपका शतपथ ब्राह्मण में। अगला है पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है, शिलालेखों का अध्ययन। अगला है हमारा इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है, यह है आपका रहला। अगला है ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, तो ये किया था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। अगला है आपका ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है, तो ये किया है आपका CU की। अगला क्वेश्चन है हमारा अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी, अल बरूनी ने की थी। अगला है आपका
मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है आपका पश्चिम राज्य की, सॉरी, पांड्य राज्य की मिलती है, पांड्य राज्य की। अगला है आपका पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश के का पता चलता है पतंजलि के महाभाष्य से। अगला है आपका फाराहान 399 से 414 ईस्वी में किसके समय आया था? ये आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय ये फरहान आया था इंडिया में। ठीक है। अगला है आपका हुएनसांग 2629 से 645 ईस्वी में किसके समय भारत आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के समय। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि दी थी और इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति पंडित कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना। हुएनसांग किसके कार्यकाल में आया था? हर्षवर्धन के समय आया था ये। अगला बढ़ते हैं। अगला है हमारा इति सिंह 673 से 675 ईस्वी में भारत आया, कहाँ अध्ययनरत रहा? ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय से अध्ययनस्थ रहा। ठीक है। अगला है आपका सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी में किसके अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है आपका भानुगुप्त के हरण अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है सती प्रथा का। नेक्स्ट है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख किसका उल्लेख करता है? तो ये कलिंग नरेश खारवेल का आपका उल्लेख करता है हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला है आपका ऐहोल अभिलेख में किसका वर्णन है? तो पुलकेशिन द्वितीय का इसमें आपका उल्लेख है। अगला है आपका प्रयाग स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? तो यह आपका समुद्रगुप्त से। ये बीपीडीओ में क्वेश्चन आया था, शायद बीपीडीओ में या पटवारी में ये वाला क्वेश्चन आया था। अगला है आपका भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है स्कंद गुप्त से इसका संबंध है, भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख का। यहाँ से हमारे फिर से स्टार्ट हो जाएगी हमारी पॉलिटी। आगे है हमारा 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संशोधन किया गया। इसे किस नाम से जाना जाता है? दल बदल विरोधी कानून के नाम से इसको जाना जाता है। 10वीं अनुसूची याद रख लेना। ठीक है। अगला है आपका राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का बंटवारा किस अनुच्छेद में हुआ है? तो ये हुआ है आपका अनुच्छेद 4(1) में और 82 में, यानी कि चौथी अनुसूची में। ठीक है। अगला है आपका अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? तो यह आपका अनुच्छेद 244(1) में 5वीं अनुसूची में निहित है। अगला है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध किस अनुसूची एवं कौन से अनुच्छेद में है? तो यह अनुसूची 6ठी में है और अनुच्छेद 244(2) से लेकर 275(1) तक हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध है। तो यह आपका अनुच्छेद 102(2) एवं 191(2). अगला है आपका पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। किसमें निर्धारित किए गए हैं? अनुच्छेद 243(6) में। अगला है आपका 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? ये जोड़ी गई है आपकी 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ी गई है।
अगला है आपका सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया? तो ये गाया गया कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में। अगला है आपका मौलाना अब्दुल कलाम नहीं, अब्दुल कलाम है, ठीक है, ये याद रखना। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को कितने वर्षों के लिए स्थगित करने की बात कही थी? 15 वर्षों तक। अगला है हमारा भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? के.सी. वियर का ये कथन है। अगला है आपका भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था आपका महात्मा गांधी ने। अगला है आपका शिक्षा प्रारंभ में राजसूची का विषय था, इसे किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो स्थानांतरित किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि हुआ था आपका 1976 में। अगला है आपका कृषि व भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल हैं? यह है आपके राज्य सूची में। अगला है आपका रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? ये राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है हमारा सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क किस सूची में है? तो ये संघ सूची में निर्धारित की गई है। अगला है हमारा वर्तमान में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में कितने कितने विषय रखे गए हैं? तो हम देख लेते हैं। पहला है आपका संघ सूची में आपके 100 विषय हैं और राज्यसभा में आपके 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में आपके 52 विषय हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ये किया गया था आपका 13 दिसंबर 1946 को। अगला है आपका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। ये कहा गया आपका केशवानंद भारतीवाद 1973 में। अगला है आपका उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? ये आपके 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित हैं। अगला है हमारा लोक कल्याण शब्द किसमें है? यह आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। अगला है आपका भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। असम राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। अगला है आपका लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये हैं आपकी 20। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? ये किया गया था आपका 21 अक्टूबर 2019 को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1953 में। अगला है आपका सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? ये बनाया गया था 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में बनाया गया था। अगला हम देख लेते हैं कौन सा राज्य की स्थापना कब हुई थी। शॉर्ट ट्रिक भी देख लेंगे। तो इसमें हम पहला देख लेते हैं असम प्लस नागालैंड। इनकी स्थापना हुई थी आपकी 1969 में हुई थी। शॉर्ट ट्रिक है आपकी समलैंड, ठीक है, यानी कि असम और नागालैंड। अगला है आपका अगला है आपका अमी और प्लस मी, यानी कि अमी का अर्थ हो जाएगा आपका, औ का अर्थ हो जाएगा आपका अरुणाचल और मी का अर्थ हो जाएगा मिजोरम। अमी शब्द बना है इसमें, ठीक है, यानी कि अमी मैंने यहाँ भी लिखा है, तो अमी ये वाला शब्द बना है
हॉ का अर्थ हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, मी का अर्थ हो जाएगा मिजोरम। तो इनकी स्थापना कब हुई थी आपकी दोनों की? 1986 और 87 में। अगला है आपका मणिपुर प्लस मेघालय प्लस त्रिपुरा। तो इनकी स्थापना कब हुई थी? और शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक है इनकी मणिलय पूरा, ठीक है, यानी कि 1972 में इनकी स्थापना हुई थी तीनों की, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। मणि का हो जाएगा मणिपुर और लय का हो जाएगा मेघालय, पूरा का हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा। ज्योग्राफी में देख लेते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा, पहला है आपका नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो ये सतपुड़ा श्रेणी आपकी स्थित है नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में। अगला है आपका बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर हो जाएगा। अगला है आपका पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा पश्चिम हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? वन। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों के मध्य में है? तो तमिलनाडु और केरला के मध्य में है नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार। आगे है हमारा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुडी, यानी कि इसकी लंबाई है आपकी ऊंचाई है आपकी 2695 मीटर। ये केरला में स्थित है। अगला है आपका सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2 गार्डविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई है आपकी 8611 मीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है हमारा अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है, जो कि आपका राजस्थान में स्थित है। ऊंचाई है इसकी 1722 मीटर, यानी कि 1722 मीटर। अगला है आपका हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकान योमा किस देश में स्थित है? तो यह म्यांमार में स्थित है। अगला है आपका कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल। आगे है हमारा पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य में स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में स्थित है पालघाट दर्रा। अगला है हमारा नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। आगे है हमारा भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन, यानी कि लद्दाख। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न हैं? 9 राज्य हैं इसमें सम्मिलित और 4 केंद्र शासित प्रदेश। देख लेते हैं। पहला इसमें गुजरात है, सेकंड इसमें आपका महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो जाएगा तीसरा, चौथा हो जाएगा हमारा केरला, पांचवा हो जाएगा हमारा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल हो जाएगा छठा, सातवां हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, आठवां हो जाएगा हमारा ओडिशा और 9वां हो जाएगा गोवा, 10वां हो जाएगा हमारा पुडुचेरी, 11वां दमन और दीप और 12वां हो जाएगा अंडमान निकोबार और 13वां हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, कितने हो जाएंगे टोटल? 13। आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका है? तो ये हिंद महासागर का नाम है।
तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्र तट का नाम क्या है? कोरोमंडल। कन्याकुमारी की किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है केप कोमोरिन। कन्याकुमारी का अन्य नाम भी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो यह है आपकी सैंडल पिक। आगे है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 572। बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। ज्ञान सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? धनुषकोटी से। सॉरी, राम सेतु है ये। राम सेतु धनुषकोटी से प्रारंभ होता है। आगे है हमारा बुर्जिल व बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? पीर पंजाल श्रेणी में ये स्थित हैं, बुर्जिल और बनिहाल दर्रे। अगला है आपका भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? पंपन द्वीप यानी कि रामेश्वरम। अगला है आपका भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? लक्षद्वीप। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? आगे बढ़ेंगे, इतिहास के देख लेते हैं। इतिहास हिस्ट्री। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। अगला है भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? हथनौरा नर्मदा घाटी से प्राप्त होते हैं मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य। अगला है आपका पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं आपके मेहरगढ़। अगला है आपका जोते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये हुआ है आपका कालीबंगन से, कालीबंगा। अगला है आपका प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। आगे है हमारा मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं आपके आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ की गई थी? नवपाषाण काल में। आगे है हमारा भारत मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा है? जौ। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया था? तो ये सर जॉन लुबाक ने किया था वर्ष 1865 ईस्वी में। अगला है हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। याद रखना, दो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हैं ये। अगला है आपका भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है आपका कुंभाकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सर्वप्रथम प्रमाण किस युग में प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल में। अगला है बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल में संबंधित हैं? ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस में रखकर दफनाते हैं? तो ये किस ओर दफनाते हैं? उत्तर दक्षिण की ओर। अगला है आपका आधुनिक मानव होमो सैपियंसी का प्रादुर्भाव कब हुआ था? उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? नवपाषाण काल में।
भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? शिवालिक पहाड़ी में। कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम, कश्मीर से। अगला है आपका गेहूं के 3 व जौ की 2 किस्म की खेती के प्रमाण और कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं मेहरगढ़, पाकिस्तान से। गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। सारू तारू, असम। अगला है आपका कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दाओजली, असम से। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित हैं। चिरांद, जो कि बिहार में स्थित है। नवदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन एच.डी. साकलिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। आगे यहाँ से हमारा फिर से पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ और किसमें, कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आयोग क्वेश्चन उठाता है, यूकेपीएससी हो या यूकेएसएससी हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। देख लेते हैं इसमें उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़। अगला है हमारा केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय में इसका मुख्यालय है आपका, यहाँ से हमारा पॉलिटिकल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ और इसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन 100% यहाँ से बनेगा, या एसआई में या कनेक्ट आई में। यूकेपीएससी द्वारा भी पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, और यूकेएसएससी द्वारा भी। देख लेते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पे है। जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का है मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में है। इसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ हमारा हो जाएगा इसमें सम्मिलित। आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ और इनमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं। तो इसमें इसका मुख्यालय आपका केंद्रीय परिषद का आपका प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उत्तराखंड हमारा केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का अंग है, ये आपको याद रखना है। मुख्यालय कहाँ है इसका? प्रयागराज। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय देख लेते हैं। कोलकाता में इसका मुख्यालय है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम राज्य इसमें सम्मिलित हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ और इनमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं। पश्चिम का है आपका मुंबई में है इसका मुख्यालय। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव। ठीक है, ये इतने राज्य इसमें सम्मिलित है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में। अगला है आपका दक्षिणी परिषद में। इसका है आपका मुख्यालय चेन्नई में। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, तेलंगाना, ये राज्य इसमें सम्मिलित हैं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में। आगे है हमारा जनमत संग्रह के आधार पर किस रियासत को बनाया गया था? जूनागढ़ को। सैन्य कार्यवाही के द्वारा किस रियासत को भारत में शामिल किया गया था? हैदराबाद को। भारत का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? कच्छ, जो कि गुजरात में स्थित है। 45,652 वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई में क्षेत्र में फैला हुआ है ये। सबसे छोटा ज़िला है आपका माहे, जो कि आपका पुडुचेरी में स्थित है और इसकी आपकी 9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है,
आगे हम देख लेते हैं, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। अगला है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप के सिद्धांत को अपनाया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष के अंतराल। अगर 7 वर्ष से आप अधिक बाहर रहे तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अभी हाल ही में विराट कोहली बाहर रहने की सोच रहे हैं। ठीक है, लंदन में रहते हैं शायद वो, लेकिन 7 साल तक अगर वो प्रॉपर वहीं रहेंगे और उसके बाद आएंगे तो उनकी नागरिकता इंडिया से ख़त्म हो जाएगी। अगला है आपका, प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्षों के अंतराल में। भारत के मूल उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं किस अनुच्छेद में सम्मिलित हैं? अनुच्छेद 8 में। संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन है, अनुच्छेद 11 में। अगला है आपका, जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समान मान ली जाएगी, अनुच्छेद 9 के तहत। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों से नागरिकता का अधिकार है, अनुच्छेद 6 में। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप। अगला है हमारा, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3, अनुच्छेद 212 से लेकर 35 के बीच में हैं ये। अगला है आपका, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकारों का। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के मध्य में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है? अनुच्छेद 14। आगे है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द किस अनुच्छेदों के साथ समानता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 तथा 16 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय पर भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2)। अगला है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मूल का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 19 में। अगला हमारा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी आ जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर। अगला है हमारा, पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? ऊर्जा प्रभाव व खनिज चक्र को। अगला है हमारा, धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? ब्रैडलैंड कमिश्नर ने वर्ष 1987 में। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा विपरीत दिशा में बनता है? जलीय पारितंत्र में। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? A.G. टांसले ने। आगे बढ़ते हैं,
अगला है हमारा वुलर झील, होकेरा आर्द्रभूमि, सुरिनसर, मानसर आर्द्रभूमियाँ हैं जम्मू कश्मीर में। त्योसो त्योसो मोरिरी झील, त्योक्कार आर्द्रभूमि क्षेत्र है लद्दाख में। ऊपरी गंगा नदी तंत्र ब्रजघाट से नरोरा, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, सरसई, नवार झील, सुर सरोवर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। आगे है हमारा पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि सुंदरवन सबसे बड़ा है। ये आपको याद रखना है कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, थोल झील, वधावन आर्द्रभूमि है आपकी गुजरात में। लोकटक झील मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है, ये मणिपुर में स्थित है। सांभर झील केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है, ये आपका राजस्थान में स्थित है। अगला है हमारा सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है, ये टुंड्रा बायोम है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, चार्ल्स एटलन ने प्रस्तुत की थी। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था, वाल्टर जी रोसेन ने। अगला है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 से 20 को किस रूप में घोषित किया गया था, जैव विविधता दशक। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में किया था। अगला है हमारा भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया, चेन्नई तमिलनाडु, वर्ष 2003 में यह स्थापित किया था। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है हमारा भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे, 23 जनवरी 2001 को। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था, वर्ष 2002 में। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कच्छ की खाड़ी में। अगला है हमारा रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है, IUCN से संबंधित है। अगला है हमारा भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह है आपका बल्लभगढ़ हरियाणा में। ये थे हमारे GS के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कल हमारा SI का पेपर है और उसके बाद कनिक सहायक का पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। उसके बाद हम लाइक आएंगे MCQ GS में, ठीक है। जितने भी MCQ हैं इम्पोर्टेंट वाले वो मैं कराऊंगा कनिक सहायक से पहले, ठीक है। जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। और हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहीं पर भी डाउट होता है या कहीं पर भी हमसे भूल होती है, गलती होती है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।